नमस्कार दोस्तों, मैटिनी बॉक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पगडंडियाँ खो चुकी हैं अब गाँव में, लोग जूते पहनने लगे हैं अब पाँव में। दोस्तों, आइए रूबरू होते हैं ये ज़हीन पंक्तियाँ लिखने वाले अभिनेता, रंगमंच कलाकार और चित्रकार पंकज झा से। नमस्ते पंकज जी, मैटिनी बॉक्स में नमस्ते। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। दोस्तों 2 अक्टूबर को बेजोड़ डॉट इन पर पंकज जी की राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फ़िल्म मिथिला मखान रिलीज़ हुई है। पंकज जी इस फ़िल्म के लिए आपको और मिथिला मखान की पूरी टीम को मैटिनी बॉक्स की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। पंकज जी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी-सी बातचीत मिथिला मखान पर ही की जाए। मिथिला हुँ। मखान में ये जो मखान शब्द है या मिथिला मखान का क्या अर्थ है? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। मिथिला तो ये हो गया कि बिहार में जो लैंग्वेज है मैथिली, तो जो मैथिली वाले बोलने वाले लोग होते हैं, उनको मैथिली भाषी बोलते हैं, तो वो जी, जी। मिथिला बेल्ट कहलाता है। तो वो मिथिला के लोग हो गए और मिथिला के लोगों में बहुत ही फेमस है, वहाँ खेती होती है। हमारे यहाँ भी गाँव में खेती होती है मखाना की, वो तालाब में होता है, पोखर में होता है। तो जी, उस दोनों को जोड़ के मिथिला मखान जो है बनाया। और पता नहीं डायरेक्टर ने क्या सोचा है। जी। पंकज जी जब मिथिला मखान का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो आपको एक डायलॉग कहते हुए सुना गया, ऑलवेज़ अवेलेबल। एक पोस्ट जी। आपकी फ़िल्म का एक पोस्टर भी हमने देखा था जिसमें आप गमछा और धोती के साथ ज़मीन पर बैठे हैं, पास में एक लोटा है और शायद आप हुँ, दातुन करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ, मिथिला हुँ। में आप है, आपका जो किरदार है वो क्या है? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। किरदार है ब्रह्मा सिंह का किरदार है। ये किरदार का एक धुंधला-सा रूप था, ये जो नितिन के पास में। तो जब वो मेरे जी, पास आया तो फिर उसको उससे फिर काम किया गया। इसमें काफ़ी सारे सीन-वीन मेरे बताए हुए हैं कि इसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर बाद में उसको कन्विंसिंग लगा कि हाँ, ठीक है, करते हैं इसे। इवन लास्ट का क्लाइमेक्स भी पूरा मेरा बताया गया है कि तो ये जो मिथिला मखान का ये जो ब्रह्मा सिंह है, ये मतलब मैंने अपने गाँव में देखा है, ऐसे लोगों को अपने गाँव में देखा है कि मान लीजिए कि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं और 3 भाई बाहर रहते हैं और घर में वैसा उन लोगों के पास में कोई ऐसा दबंग व्यक्ति नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो जो गाँव के लोग होते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं ज़मीन को, जायदाद को, खेत को, खलिहान को। तो ये अभी भी मैं अगर अपने गाँव जाऊँगा, तो मैं दावा करूँगा कि ये जगह मेरा है, तो वहाँ कुछ लोग होंगे मेरे अ, आस-पास के, दूर के जो बोलेंगे नहीं ये आपका नहीं है, ये मेरा है। तो वो मुझे लगता है कि ब्रह्मा सिंह जैसा कैरेक्टर हर जगह है, हर सोसाइटी में है कि मतलब अपने दबंगई और अपने अपने ताकत के बल पे चीज़ों को कैप्चर कर लेने वाला कैरेक्टर तो हर जगह है। तो वैसा वही मैंने ऑब्ज़र्व किया इस कैरेक्टर। तो आप क्या भूमि माफिया बने हैं? चूँकि मैंने फ़िल्म अभी देखी नहीं, नहीं है। ऐसा आपने फ़िल्म देखी क्या? नहीं, अभी नहीं देखी है। हाँ, तो ऐसा कोई भूमि माफिया जैसा कुछ नहीं है। जब आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक सिंपल सा कैरेक्टर है जो हर सोसाइटी में पाया जाता है, हर जगह देखा जाता है, वैसा है। जी। जी। पंकज जी मिथिला मखान को 63वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार में मैथिली भाषा के लिए सम्मानित किया गया था। हुँ, 2016 से 2020 में हुँ, आकर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। एक हुँ, हुँ, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त फ़िल्म को इतना लंबा इंतज़ार केवल अपनी रिलीज़ के लिए करना पड़ता है। अक्सर हुँ, ऐसा होता है जो इश्यू बेस्ड या मुद्दा आधारित फ़िल्में हैं, किसी वजह हुँ, से जब बनती हैं या तो उन्हें इन्वेस्टर नहीं मिल पाते और रिलीज़ होने के बाद उन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता। जबकि हाँ, एक तरफ आप देखेंगे कि आजकल एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी है जिसपे सेक्स और पॉर्न जैसी चीज़ें एकदम खुले तौर पर परोसी जा रही हैं, कोई सेंसरशिप हुँ, नहीं है। लेकिन हुँ, मुद्दा बेस्ड फ़िल्मों पे सेंसरशिप भी लगाई जाती है।
कमी कहाँ पर है? मिथिला मखान की अगर हम खास तौर पर बात करें तो इसकी रिलीज़ में इतना देरी क्यों हुई? अब ये तो बहुत लंबा विषय है कि देरी क्यों। मुझे लगता है कि जो हो गया है उस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म का ना कोई मार्केट है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई व्यूवर है। और जाहिर सी बात है, कोई भी जब फिल्म में पैसा लगाता है तो वो ये चाहता है कि रिटर्न पैसा हो, चूंकि मुझे लगता है सिनेमा शुद्ध बिजनेस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग पैसा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। तो मैथिली फिल्मों का कोई दर्शक नहीं है। मुझे लगता है इस फिल्म से दर्शक बनेगी तो फिर आगे जो सिनेमा लोग बनाएंगे उनको इतनी दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। और दिक्कत तो बहुत सुंदर चीज है, दिक्कत में ही तो चीजों में निखार आता है। मुझे लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि जी, बिना दिक्कत का चीज अगर मिल भी जाता है तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। मतलब मैं संघर्ष ऐसे की देखता अब हूँ। जी। जी, जी। पंकज जी आपने मैथिली के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया है? नहीं, मैं कभी रीजनल फिल्म नहीं किया। मैं इसके पहले इसी डायरेक्टर के साथ में, चूंकि ये मेरे पीछे पड़ा था कि कभी इसने मेरा एक ऑडिशन लिया था इस डायरेक्टर ने। तो हुँ, हुँ। उस समय से मुझे इसका कहना था कि अब मुझे आपके साथ काम करना है, ये है, आप मेरे लिए अमिताभ बच्चन हो, उसका ये मुझे बोलता था वो कि आप जब आते हो तो मेरे लिए। मैं बोला ठीक है। मैं उतना ये नहीं करता हूँ कि ठीक है, एक बंदा, एक आदमी अगर इतना जेन्युइनली मेरे साथ काम करना चाहता है तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने देसवा किया था इसके साथ में। मुझे नहीं करना था भोजपुरी फिल्म, लेकिन जी, चूंकि ये फिल्म, भोजपुरी फिल्म थोड़ी डिफरेंट फिल्म है। मतलब नॉर्मली लैंग्वेज भोजपुरी है, लेकिन बिहार के इश्यूज पे है, बिहार की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, तमाम चीजों को लेके वो फिल्म बनी थी। तो इसलिए मैंने उसमें काम किया था। तो उसी की ये भी फिल्म है, मिथिला मखान भी उसी की है। तो इसलिए मैं काम जी, किया। मैं कभी रीजनल फिल्म में, क्योंकि वो जो भोजपुरी फिल्में जिस तरह से बनती है, तो जी, जी। मैं चाय का खोखा खोल लूंगा एक, लेकिन मैं उस तरह की फिल्में नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा। हाँ, जी भोजपुरी फ़िल्मों की बात हुई, आपने फूहड़ता की भी बात की। एक वक़्त था जब भोजपुरी में इश्यू बेस्ड फ़िल्में बनती थी, काफ़ी अच्छी फ़िल्में बनती थी। 2 दशक हम्म। पहले अगर हम 2 दशक से पहले के इस बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं। अब लेकिन अश्लीलता और फूहड़ता भोजपुरी फ़िल्मों का ट्रेडमार्क हो गया है। आपने मार्केटिंग की बात की, पैसा और इन्वेस्टमेंट की बात की। हम्म। मैथिली फ़िल्मों में क्योंकि क्षेत्रीय फ़िल्मों में इन्वेस्टमेंट वैसे भी कम रहता है, तो क्या हम्म। कोई ऐसी संभावना है मिथिला मखान के बाद कि एक सार्थक सिनेमा की तरफ मैथिली सिनेमा बढ़ेगा? या मार्केटिंग के चक्कर में या मार्केटिंग उसको दबाकर एक फूहड़ता की तरफ ले जाएगी, जैसे भोजपुरी फ़िल्में या संगीत में हम हाँ, देखते हैं? लेकिन देखिए क्या है कि इसमें मैं ये ऐसा नहीं है। मिथिला मखान अगर ये फिल्म बनी है, इसके बाद ये डायरेक्टर क्या फिल्म बनाता है, इसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसी फिल्मों में तो कभी काम नहीं करूंगा। मैं ये बात उठाया भी था कि ये जो अश्लीलता की बात आप कह रहे हैं, मेरा विरोध है इस फिल्म में जो हीरो हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला भी था कि जो हीरो हीरोइन है, कल को मिथिला के लड़के लड़कियां इस फिल्म को देख के इंस्पायर होके, हीरो हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट ही बहुत झूठ है। वो हिंदी सिनेमा का एक बहुत ही फेक पक्ष है, जिसको मैं कभी स्वीकार नहीं किया हूँ। हीरो हीरोइन जैसा कुछ होता ही नहीं है सिनेमा में। वो एक क्रिएटेड पात्र होता है जो आप आम जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। तो वो एक ग्लैमराइज करके वैसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो इसीलिए मुझे मिथिला मखाना के हीरो हीरोइन की जो बात होती है वहां पे मुझे विरोध होता है इस बात का कि नहीं, वो एक सिनेमा है। एक एक लड़का है जो बाहर रहता है, वो आता है और उसको लगता है कि गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है। तो मुझे मुझे इस डायरेक्टर से यही बोलना था कि तुम इसको ऐसे पोर्ट्रे करो, नहीं तो आने वाले समय में ये मिथिला के जो लड़के लड़कियां हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं, उन पे यह गलत असर इसका पड़ सकता है। और दूसरा के एक फिल्म और है, आप जरूर देखना। वो एक मिथिला का लड़का है, अचल मिश्रा, उसकी एक फिल्म है गामक घर। जी, वो जी। आप फिल्म देखो, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई है। कि उसमें कैरेक्टर जो है वो घर है, कि कैसे एक घर है जो कितने पुश्तों को देखता है।
अपने घर के लोगों को, दादा को देखता है, फिर एक उसके उनका जो लड़का होता है उस पीढ़ी को देखता है, पोता को देखता है, लेकिन वो घर तटस्थ होके सबको देख रहा है। तो मैं इस तरह की फिल्मों को मैं रियल मैथिली फिल्म कहता हूँ, मिथिला मखाना को मैं रियल मैथिली फिल्म नहीं कहता, क्योंकि उसमें काफी बाजार मिक्स है, उसको ग्लैमराइज किया गया है, उसको काफी उसमें बाजार को देखते हुए चीजें दी गई है। मिथिला में ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं। जी। पंकज जी, पहले मिथिला मखान और फिर सेटर्स में आपने खलनायक की भूमिका की जी। या एक नेगेटिव रोल किया। हालाँकि नेगेटिव रोल कहना ठीक नहीं होता है उसे। एक हम्म, वक़्त था जब हम छोटे हुआ करते थे और खलनायक का जो किरदार अभिनीत करते थे, नायक या नायिका, उसे बड़ा खतरनाक टाइप का हम इंसान समझते थे। आपने बड़े हम्म, लोगों से सुना भी होगा कि कहते थे बच्चों को सुलाने के लिए, सो जाओ हम्म, नहीं तो गब्बर आ जाएगा टाइप से। तो हम्म, एक भभका हम्म, उनका रहता था। हम्म, बॉलीवुड में अभी पिछले 2 दशकों से ब्लैक और व्हाइट में ना होकर जो किरदार हैं, ग्रे शेड्स होने लगे हैं। हालाँकि हम्म, एक तरह से ये सच के ज़्यादा करीब है, क्योंकि एक शुभ या अशुभ हम सभी के भीतर रहता है, तो पर्दे पर भी वही नज़र आना चाहिए। फिर भी एक दर्शक के रूप में मुझे आपसे ये जानना है कि अभिनय का जो फ्लेवर पिछले दौर के खलनायकों में था, चाहे वो महिलाएँ नायक हों या अभिनेता हों, प्राण साहब हैं, डैनी साहब हैं, हम्म, मदन पुरी हम्म, जी हैं, महिलाओं में नादिरा जी हैं, हेलेन जी हैं। तो उनका जो एक कहता जी कि विशेषण गायब हो गया है हमारी फ़िल्मों से, हम्म। खलनायक का। आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं कि एक अलग से खलनायक का चरित्र पोर्ट्रेट सच में करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी कहानी एक लीला है, एक खेल है, एक ड्रामा है। तो उसमें हर तरह के पात्र होते हैं। मतलब आप अगर रामायण देखेंगे, तो अगर रावण नहीं हो तो फिर रामायण का कोई वो नहीं होता है, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जी, उसी तरह से एक कहानी में जब तक हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि एक वो धारणा बन गई है, नेगेटिव रोल, ये रोल, वो रोल, खलनायक, तो फिर वो हम उसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। मुझे लगता है कि एक कहानी में हर पात्र का उतना ही महत्व होता है जितना मतलब सबका महत्व होता है। मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सोचता हूँ। इवन मैं आज सोच रहा था कि जैसे ये फिल्म बनी है, जैसे ये फिल्म किसी एक आदमी की फिल्म नहीं है, ये सबकी फिल्म है। इस फिल्म में जो दरभंगा में जो हमको चाय पिला रहा था, और जो हमारे लिए खाने की तैयारी कर रहा था, जो जो हमको सेट पे लेके जा रहा था, वो हर आदमी का सेम कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म के अंदर में। एक लड़का है अमलेश करके, जो इस फिल्म का चीफ एडी है, एसोसिएट है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो नहीं रहता तो ये फिल्म नहीं बनती। सेट पे तो मुझे लगा कि यही मतलब इसको डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि एक एक एक्टर से बात करना, उसको डायलॉग समझाना, उसको मेहनत करके, मतलब दिन रात वो पसीना पोंछ पोंछ के काम कर रहा है। और फिर जब चीजों को रिकॉग्नाइज करने की बात होती है, तो मतलब कुछ खास लोग होते हैं जो हाथ में ट्रॉफी लेके घूम रहे होते हैं, तो मैं इन सब चीजों का विरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, और जितना जल्दी हो ये सब खत्म होना चाहिए। हर आदमी बराबर है। मैं एक सिंपल सा साधारण सा इंसान हूँ। मुझे प्रकृति ने या अस्तित्व ने मुझे एक ऐसा एक गुण दिया है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो स्पेशल अपने आप को समझने की जो एक परंपरा है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जी, सिनेमा बहुत में सारे खलनायक नहीं होते हैं, आम जीवन में भी खलनायक होते हैं, हमारे घर में भी जी, खलनायक होते हैं, हमारे आसपास भी जी। खलनायक होते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अक्सर जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन लोगों के नाम एकदम छूट जाते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिल जी, पाता, ये हमारी जी, फ़िल्म जी, जी, इंडस्ट्री। जी। ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि आप जब भी किसी से बात करें, तो एक एक आदमी का नाम होना चाहिए, एक एक जो व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है उसमें हर आदमी को उतना महत्व मिलना चाहिए। जी, ये बिल्कुल। नहीं कि मतलब ये किसी वैसे भी मिथिला मखान किसी किसी की फिल्म नहीं है, ये एक मैथिली फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, किसी व्यक्ति की फिल्म नहीं। जी, तो पंकज जी। हाँ, मुझे मुझे थोड़ा सा चुभता है, मुझे अखरता है ये चीज। जी। एक लड़का है अ, ऋषि करके, वो इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको कोई जानने वाला नहीं। एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा जी। पंकज जी, आपको हिंदी सिनेमा में आए हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं।
2001 में मीरा नायर की मानसून वेडिंग से आपने फिल्मों में शुरुआत की। मैंने देखा है, अगर आपका प्रोफाइल हम देखें तो इशू बेस्ड या मुद्दा आधारित सिनेमा ही आपने अधिक किया है, चाहे गुलाब हो, ब्लैक फ्राइडे हो, अनवर, मातृभूमि, सेटर्स, मिथिला मखान, चमेली। आगे बढ़ चमेली, जी बिल्कुल, हाँ, चमेली, सुधीर मिश्रा की। हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले सेटर्स पर बात करते हैं। अश्विन चौधरी की सेटर्स में आप एक एजुकेशन माफिया के रूप में हैं। केसरिया आपकी जो कैरेक्टर का नाम था। पहले जब हम केसरिया सुनते थे तो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये नाम याद आता था। आजकल आपका नाम ध्यान में आता है। केसरिया मतलब जी एजुकेशन जी जिसे हमने सेटर्स में देखा। जी। पंकज जी, शिक्षा व्यवस्था की गिरोहों को लेकर पहले भी बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। बहुत शुरुआत से अगर हम बात करें तो सत्येंद्र बोस जी की जागृति आई थी, फिर अभी कुछ साल पहले विधु जी की 3 इडियट्स, तारे जमीन पर, या सौमिक सेन की व्हाई चीट इंडिया आई थी। खुद आपने कई शिक्षा आधारित फिल्मों में काम किया है। तरुण बिष्ट जी की एक आई थी आपकी, ब्लैक बोर्ड वर्सेस व्हाइट बोर्ड आई थी। मलाला हाँ पर हाँ। जो बनी मकई, वो भी थी। ये बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें खुद आपने भी काम किया है। और अब सेटर्स, शिक्षा का जो एक काला अध्याय है, या कहना चाहिए कि जो डार्क साइड है, उसे लेकर आपकी क्या सोच है? हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह की है जिसमें हमारे पेरेंट्स भी शामिल हैं। हम जो बनना चाहते हैं उसे छोड़कर बाकी सब कुछ बन जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम का ये जो डार्क साइड है, उसको लेकर आपका क्या कहना बहुत सुंदर सब्जेक्ट है आपका, एजुकेशन को लेके। क्योंकि अगर एजुकेशन, ये जो दुनिया का हाल है आज की तारीख में, खास करके मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं या जो भी हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर किसी को लगता है कि वो मेरे खिलाफ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एजुकेशन, जैसे मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ कि मेरा जो एजुकेशन था, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मुझे लगता था मैं क्यों वो इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ, और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही कंफ्यूज था। मुझे डर लगता था, मेरी रूह कांप जाती थी पढ़ाई से। क्योंकि मेरा सोल था एक्टिंग और पेंटिंग वाला, मुझे पेंटिंग करना था। तो अगर ऐसे ही देखेंगे तो, लेकिन मैं लकी रहा कि मेरे मेरे बाबूजी ने मुझे कभी ऐसे जबरदस्ती नहीं किया मेरे साथ में। मुझे शांति निकेतन भेजे, फिर पटना आर्ट कॉलेज भेजे, जबकि उनको कुछ नहीं पता था कि पटना आर्ट कॉलेज क्या होता है या शांति निकेतन क्या होता है। तो मैं लकी रहा, शायद तभी मैं आज इतना मतलब बेबाक होके बात कर पा रहा हूँ कि मैं वही किया जो मुझे लगा। तो ये बहुत कम रेयर बच्चों के साथ ऐसा होता है। बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर देखा जाए तो पेरेंट्स जो जो चीजें उनकी अनजिया है, जो उनको लगता है वो नहीं कर पाए, वो सब अपने बच्चों पर थोप देते हैं। है? जी और जी जो भी इननेचुरल होगा उसका रिजल्ट तो गड़बड़ ही होगा। बाद में वो बच्चे कभी खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको करना कुछ था, वो हो कुछ और गए हैं। मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ, लड़कों से मिलता हूँ, ऑलमोस्ट सभी कंफ्यूज हैं। उनको जी पढ़ाया जबरदस्ती जाता है, उनको जो नहीं बनना है वो बनाया जबरदस्ती जाता है, उनको शादी नहीं करनी तो शादी जबरदस्ती करवाई जाती है। इवन उनको बच्चा तक सोसाइटी प्रेशर देके पैदा करवाती है। तो ऐसे लोगों, जब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर आप सोच सकते हैं दुनिया का क्या हाल होगा। हम्म, सबसे बड़ा अ, एजुकेशन है खुद को पढ़ना। सबसे बड़ा एजुकेशन है कि आप अपने आप को जाने, ना कि दुनिया में लोगों ने क्या किया है। क्योंकि उसी दुनिया के लोगों की तरह आप भी एक लोग हो। सबसे पहले आप आपका अपने आप को जानो, फिर आप सब जान जाओगे। फिर आपको पता होगा मुझे क्या करना है नहीं करना है, मैं किस में खुश रहूंगा, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा। यू नो एवरीथिंग योरसेल्फ। तो इसकी कोई पढ़ाई ही नहीं होती है। इसको लोग बोलते जी हैं अध्यात्म है और ये आध्यात्मिक हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो खुद को पढ़ने का, जब खुद को पढ़ेंगे तो फिर सबको पढ़ लेंगे आप। मुझे लगता है ऐसा एजुकेशन व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर कि, अभी है बहुत ऐसी जगह है, गुरुकुल है, जहां पर कि आपको सेल्फ एनालिसिस और मतलब माँ बाप ने जो जो किया है बच्चे वही वही कर रहे हैं, तो कैसे खुश होंगे? नहीं हो सकते खुश। मैं इस पूरे शिक्षा व्यवस्था के मुझे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जी
पंकज जी, शिक्षा की बात चली है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने अपने गांव में एक रंगमंच भी बनाया, आपने अपने गांव में एक रंगमंच भी बनाया है। क्या ये बात सही है? रंगमंच मैंने नहीं बनाया था। हम जब जब हम छोटे थे तो हमें हमें हमारे पास एनर्जी बहुत थी, हमारे पास कोई दिशा नहीं थी। तो हमारे गांव में नाटक हुआ करता था, अपना ये जन्माष्टमी के मेला में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो फिर पता नहीं, फिर धीरे धीरे सहरसा में नुक्कड़ नाटक शुरू हुआ, तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। मुझे अभी भी डायलॉग्स याद है नुक्कड़ नाटक के। ढोर ढांगर मर गए सब खेत परे वीरान, तिस पर बनिया और महाजन मांगे ब्याज लगान, बालक भूखे मरे हमारे हम कुछ कर ना पाए, इससे अच्छा है जा फैले सबके सब मरे। ये हमारा नुक्कड़ नाटक का डायलॉग था, जो हम लोग स्ट्रीट पे शोज करते थे, लोग तालियां बजाते थे। मुझे नहीं पता उसे कितना लोग बदलते हैं, क्या होता है, लेकिन उस समय हमारी एनर्जी उसी तरफ बहती थी। तो फिर हम लोगों ने एक प्रयास नाट्य संस्था करके बनाया था। फिर हम जी। लोग जब बाहर आ गए, फिर पता नहीं वो क्या हुआ नहीं हुआ उसमें, फिर वही पॉलिटिक्स, दिस दैट सब, वो की चीजें खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्षेत्रीय स्तर पर या बहुत दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ नुक्कड़ नाटक की जो परंपरा है, या अभिनय नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो हम सीखते हैं या समाज को जो संदेश देते हैं, उसे एक रिवाइव करने में या शुरू करने में क्या मतलब किया जाना चाहिए कि गांव देहात के नहीं, बच्चे अभी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये नुक्कड़ नाटक, ये जितना भी नाटक वाटक है ना, ये सब अभी फेल्योर हो गया है। मतलब मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरा जो अनुभव रहा है, यहाँ यहाँ हर चीज तमाशा हो जाता है। यहाँ कितनी सारी सिनेमा में कितनी सारी फिल्में बनी है, सुपर फिल्में बनी है, जो जिसमें इतनी सारी मैसेज थी, कुछ भी असर नहीं होता है लोगों पे। सिनेमा सिर्फ तमाशा है, लोग देखते हैं 2 घंटा अपने आप को। मैं ओशो को पढ़ता हूँ, मैं ओशो को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओशो ने एक जगह बहुत अच्छा बताया था कि जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक सिनेमा चलता रहेगा, क्योंकि दुखी लोग ही जाएगा दूसरे का जिंदगी का कहानी सुनने के लिए, और क्या हो रहा है दूसरे की जिंदगी में देखने के लिए। जो आदमी खुश है वो पेड़ पौधा, नेचर, पंछी, चिड़िया, प्रकृति, उसमें रहेगा। तो वो कुछ नहीं हो सकता है, नुक्कड़ नाटक करके भी कुछ नहीं होने वाला है। हर आदमी को सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। नुक्कड़ नाटक भी तमाशा बन जाता है, सिनेमा भी तमाशा बन के रह जाता है। हाँ, लोग उसको ये नाम देते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रांति कर रहा हूं या बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नहीं हुआ है। इतनी सारी सिनेमा, जो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, वो तमाशा बन के रही, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो मतलब क्या कारण है कि समस्या लोगों में है या डायरेक्टर वो बात नहीं पहुंचा पा रहा है फिल्म का लोगों तक? कहाँ आपको समस्या इसमें लगती है? नहीं, बात कोई डायरेक्टर क्या पहुंचाएगा, या बात कोई सिनेमा क्या पहुंचाएगा। बात तो सबको पता है कि झूठ मत बोलो, किसी को चीट मत करो, बेईमानी मत करो। ये तो सिनेमा क्या है, ये तो बचपन से आदमी के मतलब डीएनए में घुसा हुआ है। स्कूल में हर जगह माँ बाप सब सिखाते हैं, लेकिन उसका कहाँ नतीजा है? नतीजा तो बहुत उल्टा ही है उसका। जी। अम, ओशो को पढ़ना होगा, ओशो को सुनना जी। होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ओशो को पढ़ता हूं इसलिए बोल रहा हूं। वो जब पढ़ेंगे, वो जब समझेंगे, तब जाके पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ सब ना भीड़ के हिस्से हो गए, व्यक्ति बहुत कम है यहाँ पे। मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का सोच है। मैं किसी सिस्टम को या किसी समाज की किसी खास वर्ग को नहीं बिलोंग कर रहा हूँ। मैं एक ह्यूमन हूँ, एक आदमी हूँ। ये मेरी खोज है, ये मेरी सोच है, और मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो हर व्यक्ति जी। को सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत अ, है, ऐसा। पंकज जी, जी, ओशो की बात आपने उठाई। ओशो ने कहा था कि जब तक हमारे भीतर अहंकार है, ईगो है, जी आई है, तब जी। तक कला का जन्म नहीं हो सकता। आप एक कलाकार हाँ भी हैं, आप चित्रकारी करते हाँ हैं। हाँ। ओशो ने कहा था कि ईगो जो है हमें कंस्ट्रक्शन करने से, कंस्ट्रक्शन होता है, हमें रचनात्मक नहीं हाँ, बनने देता, क्रिएशन नहीं करने देता। क्रिएशन के लिए हमें इस ईगो को खत्म करना होगा या गलाना होगा। जी आपने जी। कुछ बातें की ओशो के बारे में बताई। ओशो का हाँ। आपके जीवन पर क्या प्रभाव है? क्या मतलब पढ़ाई के दौरान आपका उनसे कनेक्शन हुआ या ओशो कब आपसे जुड़े? मैं दिल्ली एनएसडी रेपेट्री में था,
तो वहाँ हमारा कॉमन रूम था, तो कॉमन रूम में 10-15 लिफाफा हुआ करता था, जो पता नहीं पिछले 15 दिन से इधर उधर घूम रहा था। तो एक व्हाइट कलर का लिफाफा था, व्हाइट एनवेलप था, उसको एक दिन मैंने फाड़ा कैसे दिखता, ऐसे निकाला तो उसमें एक तस्वीर थी, ओशो की थी, जो सामने सामने देख रहे थे आंखों में। तो वो मुझे पता नहीं था ओशो के बारे में, तो वो तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो तस्वीर मैं साथ रखने लगा। फिर मैं उसको घर पे लेके गया, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, तो वो तस्वीर मेरे साथ आई मुंबई तक। मेरे रूम में दीवार पे वो तस्वीर लगी हुई थी, एक तरफ मेरी माँ की तस्वीर लगी हुई थी। मैं माँ को बहुत मिस करता था मुंबई में। तो एक ओशो का सन्यासी मेरे घर पे आया, वो मेरा दोस्त है, राज नाम था उसका। तो वो घर पे आया, तो उसने फोटो देखा और मुझे गले लगा लिया और बोला कि तुमको पता है किसकी है? मैं बोला मैं, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे सेंटर है जहाँ मेडिटेशन होता है, ओशो का ध्यान होता है। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं भी करूंगा ध्यान। वहां से जो मेरी यात्रा शुरू हुई है, और जो पहली बार मैं अपने आप में मैंने जो कान खोला है ना सुनने के लिए, वो मैं ओशो की आवाज मेरे अंदर गई है। उसके पहले मैं किसी का कुछ भी नहीं सुनता था। तब जाके मुझे लगा कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मुझे कभी काम का दिक्कत नहीं रहा। मैं आया तो सबसे पहले रामू की फिल्म मेरी कंपनी, फिर वहां अनुराग मिला, फिर सुधीर मिश्रा मिले, फिर वो 10 लोगों को बताने लगे, फिर मुझे कभी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक्टर नहीं बनना है, मैं एज ए एक्टर नहीं दुनिया में बनना चाहता हूँ। मुझे पेंटिंग भी करना है, मुझे अच्छी चीजें लोगों में शेयर भी करनी है। फिर वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर मैं ओशो कम्यून आने लगा यहाँ पे केपी में। अभी भी मैं वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। तो वहां मैं आने लगा, फिर वहां मैंने थेरेपीज की, मेडिटेशन किया, फिर पढ़ा सुना, सब कुछ किया। तब जाके आज मैं आपसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ कि सबको ओशो पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। पंकज जी, आप चित्रकारी भी करते हैं, बहुत अच्छे और चित्रकार हैं। दूसरा मैंने दूसरा जी दूसरा ईगो। ईगो सबसे पहले तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ईगो नहीं तय कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि बंदा बहुत ईगोइस्ट है। कैसे? क्योंकि आपके किसी अपेक्षा पे वो अगर खड़ा नहीं उतरा, तो आप कहोगे कि ये ईगोइस्ट आदमी है। कोई दूसरा किसी का ईगो नहीं तय कर सकता है, और ईगो कुछ होता ही नहीं है। ईगो होता है बेहोशी। ईगो होता है कि आपने अपने आप को बहुत कुछ मान लिया है, आप अस्तित्व से कटे हुए हो, आप अपने आप को स्पेशल मानते हो, तो वो उनकी बेवकूफी है। ईगो को मैं बेवकूफी कहता हूँ, ईगो जैसा कुछ होता नहीं है। ये एक नया पहलू आपसे जानने के लिए मिला ईगो के बारे में। जी, पंकज जी, आप चित्रकारी भी करते हैं, आपकी अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ तमाम आपके चित्र रखे हुए हैं, आप फेसबुक पर भी साझा करते रहते हैं। आपका एक तरह से कहना चाहिए, मतलब आपका परिचय ही कला है। आप कविता भी करते हैं, आप लिखते हैं, नेता भी हैं, रंगमंच से भी जुड़े हैं। कला हमें अतीत से जोड़ती है और वर्तमान में जीना सिखाती है। आप आपकी बहुत सारी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगी हैं, शायद 6 अभी तक लग चुकी हैं। जी आपने जी जी बुद्ध जी, आपने बुद्ध को पोर्ट्रेट किया है। बुद्ध पे जी। आपका काफी काम है। बुद्ध से जुड़ने के बाद आपके जीवन शैली में या आपके नजरिए में कोई परिवर्तन आया? आपकी थॉट प्रोसेस मतलब कहाँ तक इस चीज से प्रभावित हुई, जो बुद्ध की फिलॉसफी की नहीं, बुद्ध का तस्वीर बनाना बुद्ध से जुड़ना नहीं है। बहुत लोग बुद्ध की तस्वीर बनाते हैं। बुद्ध, सबसे पहले तो बुद्ध कुछ थे ही नहीं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध बुद्ध मतलब बोध होता है, बोध से बुद्ध बना है। बोध मतलब होश, होश मतलब कॉन्शसनेस। जब कॉन्शसनेस हाई होता है, तो जिसका भी कॉन्शसनेस हाई होगा वो बुद्ध होगा। बुद्ध मतलब बोध। बोध जिसका जग गया वो बुद्ध हो गया। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध के कहते हैं, मैंने सुना है कि जब पूछने के लिए गए लोग कि बुद्ध के बारे में, कि बुद्ध के बारे में कुछ बताइए, तो उनके जो नजदीकी अनुयायी थे उन्होंने कहा बुद्ध तो थे ही, जो अस्तित्व में लीन हो गया। हम हर चीज को ना ठोस रूप, हर चीज को फ्रेम देना चाहते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अवतार हो? उन्होंने कहा नहीं। तो आप फलाना हो? तो नहीं। तो आप ये हो? तो बोला नहीं। तो आप भगवान हो? तो बोला नहीं। तो बोला फिर आप क्या हो? तो बुद्ध ने कहा मैं सिर्फ हूं। आई एम जस्ट बी।
और बड़ा मुश्किल है इन चीजों को शब्दों में बता के क्लियर करना, क्योंकि शब्द सिर्फ इशारा कर सकता है किसी भी चीज की तरफ। वो तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है बुद्ध के बारे में कुछ भी बोलना। जी। पंकज जी, अभी जो कोरोना लॉकडाउन के समय महाभारत दूरदर्शन पर फिर से शुरू की गई थी अभी। लॉकडाउन के समय जो दूरदर्शन पर महाभारत, जो हमारा एपिक एक धारावाहिक है, उसको फिर से शुरू किया गया था। तो जो महाभारत या रामायण के जो कैरेक्टर हैं, हम सभी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे बचपन के धारावाहिक हैं ये, हम लोग कहीं ना कहीं इनसे खुद को कनेक्ट करते हैं। एक और अगर महाभारत बनती है भविष्य में, तो आप किस किरदार के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहेंगे, या कौन सी भूमिका आप अभिनीत करना चाहेंगे? महाभारत में कृष्ण। कृष्ण बनना चाहेंगे? जी। कोई खास वजह? और खास वजह ये है कि कृष्ण को कंप्लीट अवतार कहा गया है। जी। सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव, मतलब सारा रंग है कृष्ण के अंदर में। और हर व्यक्ति में संभावना है, हर व्यक्ति में अथाह पोटेंशियल है। हमारा क्या है ना कि बचपन से ना हमें ना एक बहुत जो गलत एक जो हमारी कंडीशनिंग की गई है कि हम चीजों को बहुत बड़ा मानते रहते हैं, कि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ये है। तो जब हम बड़ा किसी को बनाते हैं तो हम ही किसी को छोटा बनाते हैं। कृष्ण थे, कृष्ण है। कृष्ण एक भाव दशा है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण एक भाव दशा है। जो भी मिटा हुआ होगा, जो भी मिट गया है, जो भी अस्तित्व में लीन हो गया है, वो सभी कृष्ण है। मैं ऐसे देखता हूँ चीजों को। जी। पंकज जी, कोई खास वजह है कि आपने काफी सारे खलनायक के किरदार निभाए हैं? आप हमेशा गन या बंदूक लेकर नजर आते हैं पर्दे पर, इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? फिल्मकार को आपके खास अंदर एक अच्छा खास वजह खलनायक? कुछ नहीं है। खास वजह कुछ नहीं है। अभी आप अगर पत्रकार हैं तो आपको पत्रकार के अलावा कोई दूसरी निगाह से देखेगा ही नहीं। आपको ये नहीं देखेगा कोई कि आप एक माँ भी हैं, आप किसी की बहन भी हैं, आप अगर पेंटिंग करते हैं तो आप पेंटर भी हैं। नॉर्मली जब हम आए तो हम उस तरह की फिल्मों में चलन था, कंपनी किए थे राम गोपाल वर्मा की, फिर वैसे डायरेक्टरों की फिल्म किए, तो एक इमेज बन गई कि मतलब बदमाश का है। तो यहाँ तो वही है, अंधेर नगरी है। आपको एक बार बदमाश का रोल मिला तो सब आपको बदमाश का ही रोल देंगे। मैंने एक सीरियल किया था काशी, जिसमें मैं एक पोस्टमैन का कैरेक्टर किया था, पर्वत राम का। आप वो देखो, मतलब वो ऐसा था कि सेट पे डायरेक्टर रोता था, असिस्टेंट डायरेक्टर रोता था, मेकअप वाले सब लोग रोते थे जब मैं शॉट देता था। जब वो सीन में मैं खुद देखता था, मैं खुद भी रोता था। तो वो भी मैं ही किया हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। तो लोगों को लगता होगा कि मतलब ये ऐसा है तो स्ट्रांग है तो खलनायक दे दो। आप ब्रह्मा सिंह को भी देखोगे तो वो खलनायक नहीं, आप देखना फिल्म देखना, आपको खलनायक नहीं लगेगा कहीं से। खलनायक तो एक सिनेमा में रचा गया कैरेक्टर है। जो आदमी के अंदर की विकृति है वो आरोपित कर दिया है खलनायक पे। वैसा खलनायक खलनायक तो आसपास हैं आपके, हमारे आसपास घूम रहे हैं खलनायक, जो बड़े सुंदर देखने में लगते हैं, जो बड़े ही सीधे साधे लगते हैं, जो कैसे माइंड गेम करते हैं। वो खलनायक तो पूरी सोसाइटी में घूम रहा है। पंकज जी, आपने एक फिल्म की थी उड़न छू। जी। उसमें हरियाणवी कॉप का आपका कैरेक्टर था। तो ये जो एक कॉमिक अभिनेता आपके अंदर का था, इसे हम बार बार मतलब देखना चाहेंगे। आपने और भी कॉमिक रोल किए हैं? हाँ वो है ना, बाकी की क्रेजी बारात यूट्यूब पे है वो। बाकी क्रेजी बार। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो आप मतलब क्या एंजॉय करते हैं कॉमिक किरदार करते हुए? भविष्य में और भी कॉमिक किरदार करना चाहेंगे? मुझे आपको पता है, मुझे सब कुछ कॉमिक ही लगता है। मुझे इवन सीरियस रोल जब कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे कॉमिक लगता है। मैं अंदर हंस रहा होता हूँ कि इतना सीरियस क्या है, ये क्या खेल चल रहा है, इतना सीरियस क्या। मुझे सीरियस सिनेमा कॉमेडी सिनेमा लगता है, और कॉमेडी सिनेमा मुझे सीरियस लगता है। इसलिए मैं चैपलिन मुझे अच्छा लगता है, चार्ली चैपलिन। उन्होंने हंस हंस के बहुत सीरियस
बातें बताई है। मॉडर्न टाइम जी देखो, जो भी देखो, तो मैं भीतर तो हंसते रहता हूँ। जी और मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसका, गॉडफादर नहीं है। मेरा कोई नहीं है कि मुंबई में मुझे कोई संभालने वाला है। मैं घर से भी, मेरे बाबूजी तो अभी है नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं कि मैं बोलूंगा मैं ऐसे ही रोल करूंगा। मुझे अपना वो भी देखना होता है, फाइनेंशियल भी देखना होता है। तो जी मैं इस पूरे प्रथा के ही गलत हूँ कि मतलब ये रोल कर रहे हो, वो कर रहे हो, छोटा रोल कर रहे हो, बड़ा। भाई मेरी मर्जी, मैं जो करूँ। मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हु डिसाइड कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा। जी जी पंकज जी, कलाकार पर एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। एक चूहा दौड़ सी हर जगह लगी हुई है, चाहे हमारा आम जीवन हो या सिनेमा हो। सब तरफ लोग मतलब भाग रहे हैं, पता नहीं क्या पाना है, और उस पाने के लिए चाहे कोई भी कीमत हमें देनी पड़े। ये जो भागदौड़ वाला पॉइंट है, इसमें हम सब कहीं ना कहीं हमारे भीतर का जो एसेंस है, हमारा जो सार तत्व है, उसे भूल जाते हैं, या स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उसे भूलने के लिए। मुझे आपसे दो बातें यहाँ पर जाननी है। पहली, क्या आप हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे? और इस भाग दौड़ में जो आपके भीतर का कलाकार है, आपके भीतर का जो पंकज है, उसे कैसे आप बचाए रखते हैं? मुझे मैं कलाकार बनना चाहता नहीं था, मेरा सोल कलाकार ही था। मैं कलाकार मतलब क्या होता है, कलाकार मतलब होता है रिबेलियस। कलाकार मतलब होता है जो अपनी सुनता है। जो भी व्यक्ति अपनी सुनेगा वो रिबेलियस होगा, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वो सोल कहता है कि ऐसे कैसे नहीं एक्सेप्ट करोगे, मैं फिल्मों में काम करके दिखाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि मैं सुनूंगा तो सिर्फ अपनी भीतर की सुनूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और मुझे कोई अभिनेता वगैरह नहीं बनना था। हम पटना आ गए आर्ट कॉलेज में, फिर दिल्ली आ गए तो एनएसडी रेपेट्री में मेरा हो गया, फिर वहां करने लगे, फिर दोस्त लोग मुंबई आ गए तो उनके साथ। मुझे कभी कुछ मैं कभी कुछ तय ही नहीं किया कि मुझे ये बनना है। अगर मुझे एक्टर बनना होता तो मैं इस लैंग्वेज में थोड़ी बात, मैं तो बहुत मीठा मीठा बात कर रहा होता अभी आपसे कि बड़ा अच्छा लगा मिथिला मखान में काम करके, इस फिल्म को इतना ये मिला। ये सब मुझे आता ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि मुझे मुझे दिख गया है मुंबई में। मुझे एक समय के बाद ये लगा कि भैया यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि है खुद को बचा लेना। जी इसके लिए जो आज मैं ओशो ओशो बोलता हूँ या ओशो के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है मेरा, वो इसलिए है कि मतलब उनकी वजह से मैं बच के निकल गया। अदरवाइज मैं कहीं का नहीं रहता, क्योंकि हम एक बाजार में रह रहे थे और एक अजीब तरह का कंपटीशन, काम मिला नहीं मिला, फिल्म आ रही है, आप लोगों को प्लीज करो, अपनी आत्मा मार मार के लोगों को बताओ कि आप उनके लिए खड़े हो। पता नहीं एक अजीब तरह का वो पता नहीं, मुझे लगा कि वाह वाह क्यों। इसी बीच में मेरे बाबूजी गुजर गए, मैं उनको बहुत गौर से देखा। मैं कहा कि ये आदमी कितना परेशान रहते थे हर चीज के लिए, कहाँ गए ये आदमी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सब नहीं भैया, आपको जो लगता है। और मैं इसीलिए आपसे बात भी, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। मुझे उन तमाम एक्टरों को ये बात बोलनी है कि तुम चाय का दुकान खोल लो या मतलब अपनी मर्जी का जो भी दिल करता करो, लेकिन अपनी आत्मा मत बेचो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। जीवन इतना महत्वपूर्ण, इतना। और आज मेरे पास स्टूडियो है, मैं पेंटिंग करता हूँ खाली समय में। और जब मुझे लोग इगोइस्ट बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है। जी पंकज जी, हालांकि आप एक गाइडेंस जो नए आने वाले बच्चे हैं फिल्मों में या किसी भी पटल पर, एक अभी आपने बात कही छोटी सी, लेकिन फिर भी फिल्मों में आने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत मेहनत के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको आउटपुट नहीं मिलता या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। जो युवा या संघर्षरत कलाकार हैं, या जो छोटे कस्बों गांव देहात से आए हैं, उनको आप और क्या चीजें कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पास लोग आते थे बहुत एक्टर की, पंकज भाई काम दिलाओ मुझे, क्योंकि मैं काम कर रहा था। तो मुझे जी थोड़ा हेल्प करो, लोगों को मतलब किसी का नाम नंबर दो या बताओ, आपके जान पहचान के हैं बहुत जो भी है।
मेरा ये कहना है कि संघर्ष वहां होता है जहां आप वो काम नहीं करना चाहते हो। जब आप वो काम करना चाहते हो फिर वहां तो संघर्ष की बात ही नहीं है ना। कुछ लोगों को शौक होता है संघर्ष करने का, और हिंदुस्तान में मतलब मैं यहाँ देखा हूँ कि जो गरीबी को ना, संघर्ष को बहुत ग्लैमराइज किया। कोई ये नहीं बोलता है कि हाँ ठीक है यार, एक्टिंग आती मुझे, मिले मिले ना मिले मैं काम कर रहा हूँ और भी कुछ साइड में काम कर रहा हूँ, इट्स ओके ना, क्या हो गया। किसको दिखाना है, किसको बताना है, और क्यों बताना है, क्या शो करना चाह रही हो। क्योंकि सब लोग, संघर्ष से मुझे याद आया कि मुझे बड़ा हंसी आती है। बहुत ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसपे जो सेलिब्रिटीज हैं और जो ऐसे लोग हैं उनको बुला के उनसे इंटरव्यू लिया जाता है कि आपने ये अचीव किया है। जैसे मिथिला मखान के जो लोग इसके मेन करता धरता है, उनको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है संघर्ष तो मेरी बहन ने किया था, संघर्ष तो मेरी माँ ने किया है कि हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है, और 1/3 जिंदगी उसकी जो है वो रसोई में गुजरी है। वो रोटी सब्जी दाल खाना पीना, बाबूजी का मच्छरदानी लगाना और हमारे लिए दशहरा में कपड़ा लाना, संघर्ष तो उन लोगों ने किया है। आप 4 डायलॉग बोल के और चश्मा उल्टा पहन के आप ऐसे स्टार जैसे घूम रहे हो, ये किस संघर्ष की आप बात कर रहे हो। झूठे हो आप लोग, झूठे संघर्ष की बात कर रहे हो। एक लड़की की शादी होती है, वो कैसे, हाउ, उसकी साइकोलॉजी देखो ना। एक लड़की कहीं पे बड़ी हुई है अपने माँ बाप के पास में, उसकी शादी होती है और वो किसी दूसरे के घर में जाती है जहाँ सारे लोग पराये हैं। उसको सबको देखना होता है और सबको ऑब्जर्व करना होता है, उस बीच में उसको अपने आप को खुश भी रखना है। उससे बड़ा कोई संघर्ष नहीं है। तुम काहे का संघर्ष कर रहे हो यार, मुंबई में क्या दिखा रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो, कौन सा संघर्ष तुम कर रहे हो। ये परंपरा टूटनी चाहिए। संघर्ष और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये जो एक फेक दुनिया बना है, कोरोना ने तो काफी उसको साफ किया है। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, अभी भी बहुत है, इसकी सफाई होती रहनी चाहिए। कुछ नहीं होता है सेलिब्रिटी और एक्टर और कोई स्पेशल, एवरीवन इज स्पेशल, हर आदमी स्पेशल है यहाँ पे। मैं जी समझता हूँ पंकज, सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि जो लोग अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रिटी है। मैं ऐसे देखता हूँ चीजों को। बहुत खूबसूरत एनालिसिस आपने यहाँ पर बताया और मैं आपकी बात से एकदम हूँ। जब हमारे आसपास इतने सारे संघर्ष बिखरे पड़े तो हम अपना संघर्ष उसको ग्लैमराइज करते हुए दिखाना एक तरह का ये जो फेक आवरण हम लोग ओढ़ लेते हैं, ये गलत एक चीज है। हिंदुस्तान में जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए करोड़ों लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कब मिलेगी, वहां अपनी एक छोटी सी चीज को आप एक ग्लैमराइज करके बताते हैं, तो ये धोखा है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ। पंकज जी, आप क्या मिमिक्री भी करते हैं? मैंने शायद कभी कहीं पढ़ा था मिमिक्री आपको अच्छा लगता है, आप गाते भी मिमिक्री, हैं। मिमिक्री, मिमिक्री अब नहीं हो पाएगा हमसे क्योंकि अब मैं खुद हो गया हूँ। अच्छा, अब हम लोग आपकी मिमिक्री करेंगे केसरिया की या ब्रह्मा की। लेकिन आप गाते भी हैं, ये बात तो ठीक है। गाते भी, तो फिर कुछ प्लीज अपने सुनाइए लिए आप गाता हमें। हूँ मैं। आज आप हमारे दर्दी थोड़ा सा कोई 2 लाइनें प्लीज सुनाइए, या आपकी कविता की कोई पंक्तियां हो, या कोई भी गाना जो आपकी पसंद का मैं हो। अपनी एक कविता सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। यहाँ यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, कोयल गाती है बेवजह, बारिश होती है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह, जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह, बेवजह, बेवजह। बहुत सुंदर पंकज जी।
आपसे बात करके भी बहुत सारा एक जीवन को देखने का जो नज़रिया होता है एक अलग सुनने को मिला किसी अभिनेता से। शायद ही कभी मैंने जितना इंटरव्यू कभी सुने हैं, बहुत कम आपकी उम्र के लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिली। मैटिनी बॉक्स के लिए आपने आपका समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम जल्दी ही आपको बहुत सारे मल्टी शेड्स किरदारों में और बहुत सारे हास्य किरदारों देखेंगे। और एक बात मैं उन लोगों को कहूंगा जो लोग ये सुन रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, कि ओशो से एक व्यक्ति ने पूछा, शायद विनोद खन्ना ने ही पूछा था कि मुझे अच्छा अभिनेता बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो ओशो ने 2 लाइन में पूरा अभिनय समझा दिया था, जीवन और अभिनय दोनों। ओशो ने कहा था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। जी, जी। बिल्कुल, इसीलिए आपके अभिनय में आपको बहुत कम दिखना है, आप पर बहुत बात की जानी चाहिए और आपसे बहुत बहुत कुछ है आपके पास सुनाने के लिए और हम लोगों को सीखने के लिए। कुछ नहीं है, अ, कुछ नहीं है। नहीं जो शेयरिंग है कोई ये शेयरिंग है। जी, जी, बिल्कुल और एक ऐसा पॉज़िटिव नहीं बात है कि वी आर बोथ सेम। ऐसा नहीं कि मिथिला मखाना ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग एंड वी आर जस्ट शेयरिंग आवर थॉट्स एंड थिंग्स। मुझे ये सब मिथिला मखाना ये हो गया वो हो गया ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, लेकिन इस बात का रियलाइज़ेशन होना भी ज़रूरी है कि सफलता आपके सर पर चढ़कर ना बोले, आप आम आदमी से कट ना जाएँ। ये रियलाइज़ेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत लोग हैं जिनको हो गया है, तो वो हो गया है तो उनको तो फिर मैं आपका ये इंटरव्यू सुनना हो चाहिए। जाता है। हम तो ऐसे ही हैं। हम तो आज अभी जाएंगे नीचे, हम तिलकोरा का पत्ता लेके आएंगे, तिलकोरा तल के खाना है आज। तो मैं खुद से तोड़ के लेके आता हूँ नीचे। और ये जी, परंपरा मुझे, मतलब मैं इसलिए मैं जेनिस्टिक देता हूँ कि ये जो एक्टर है, मैं सेलिब्रिटी हूँ और मैं आई एम स्पेशल, ये हमारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से निकल के आता है ये चीज। सफल वही होना चाहता है जिसने मान ही लिया कि वो असफल है। तो ये सब सूत्र हैं, ये है, रियलिटी है। और जो पर आज बात नहीं हो पाई, उन पर आराम से खुलकर पूरे विचार के साथ बात करेंगे। ठीक आपने है। मैटिनी बॉक्स का समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत-बहुत भी। शुक्रिया। जी, और नमस्ते। आप भी पहली हैं जिनके साथ मुझे बात करके इसलिए अच्छा लगा कि यू हैव आपने काफी मतलब मुझे काफी सर्च किया है, देखा है कहाँ 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 कहाँ, इसलिए शायद मैं और इन्वॉल्व होके बात थैंक यू पंकज जी, फिर मिलते हैं जल्दी से। की। नमस्ते। थैंक यू।